हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने तैयारी शुरू की होगी, तब आपने एक चीज़ ज़रूर की होगी, यानी कि आपने 2016, 18 और 22 का सिलेबस ज़रूर देखा होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि राजस्थान भूगोल में आपको क्या देखना है। जैसा कि 2016 और 18 का जो सिलेबस था बिल्कुल समान था, तो इस वर्ष आपकी भर्ती हो रही है तो 22 के सिलेबस को देख लीजिए। यानी कि टोटल आपके 11 पॉइंट आपके राजस्थान के भूगोल से दे रखे हैं। भौगोलिक स्वरूप, जलवायु, अपवा तंत्र, वनस्पति, कृषि, पशुपालन, डेयरी उद्योग, जनसंख्या वितरण, वर्दी साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातियाँ, उद्योग, प्रमुख पर्यटन केंद्र। अगर देखें तो 2016 और 18 में आपके बजटीय प्रवृत्तियाँ और योजनाएं भी दी हुई थी। यानी कि जब राजस्थान की जो बजट घोषित होता था उसकी मुख्य मुद्दे क्या थे और कौन कौन सी योजनाएं थी वो भी थी, लेकिन इस बार आपके हटा दिया गया है और इस बार आपके जनजातियों वाला टॉपिक इसमें जोड़ दिया गया है। ये आपके न्यू टॉपिक है। अब इसमें से आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आपके बहुत काम आने वाली है, यानी कि जो आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। देखिए, 2018 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में राजस्थान भूगोल से 6 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इसी तरह 2016 यानी कि दोनों शिफ्टों में आपके 14 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल से पूछे गए। यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि आपके 6 से लेकर 14% तक आपके राजस्थान भूगोल से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपके चारों शिफ्टों में पिछले 4 पेपरों में 40 क्वेश्चन पूछे गए। 2016 में 28 और 2018 में 12 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए। अब लेकिन मैं इनको देखता हूं तो आप देखिए, यानी कि जो आपके सिलेबस है, इस सिलेबस में आप देखोगे इन प्रश्नों को तो इसमें देखिए कि आपके पशुपालन से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। इसी तरह आपके डेयरी उद्योग से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। जनसंख्या वितरण, वर्दी साक्षरता, लिंगानुपात से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसी तरह आपके देखते हैं वनस्पति से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यानी कि आपके 40 क्वेश्चन में से इन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यानी कि अभी ये हो सकता है या तो इन टॉपिक से इस साल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से 2018 में जिस तरह से फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे गए उसी तरह सेकंड शिफ्ट में पूछ सकते हैं। यानी कि जिस तरह से पैटर्न 2016 में अपनाया गया उसी तरह का पैटर्न 2018 में अपनाया जा सकता है। यानी कि अब आपके जो पैटर्न था 2016 और 18 में, वही पैटर्न आपके 2022 में अपनाया जा सकता है। यानी कि हो सकता है कि आपके वनस्पति, पशुपालन, डेयरी उद्योग या जनसंख्या से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, या फिर हो सकता है कि इन्हीं टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि तैयारी तो आपको सभी की करनी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसी पैटर्न को अपनाया गया तो यानी कि आपके बहुत फायदा हो जाएगा, यानी कि आपकी तैयारी हो जाएगी। जैसे नदियां में देखें, 2016 में आपके फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 16 सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए और 18 में दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि आपकी नदियां और झील आपके इस एक ही में आते हैं अपवा तंत्र में। यानी कि इसमें ही देखिए आपके कितने टोटल आपके 6, 8, 10, 11 क्वेश्चन तो आपके नदियां और झीलों से पूछे गए। यानी कि नदियां, झीलें, मरुस्थल, सीमा, बीहड़ और उद्योग, इनसे ही आपके पूरे क्वेश्चन पूछे गए। लगभग आपके 26 क्वेश्चन केवल इन 5-6 टॉपिक से ही पूछे गए। जैसे आपके अगर उद्योग में पूछे गए तो केवल मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बिड़ला सीमेंट वर्क्स उद्योग कौन से जिले में स्थित है, तो यहाँ पर सीमेंट था। तो आप देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वो भी आपके सीमेंट से ही पूछा गया, न कि दस्ता, तांबा किसी से नहीं पूछा गया। यानी कि आपको हिंट मिल गया कि आपके दोनों क्वेश्चन उसी तरह से पूछे गए सीमेंट से संबंधित। अगर आप इस बार भी सीमेंट से संबंधित, जैसे कौन सा कारखाना प्रथम स्थापित हुआ, अभी कितने हैं, क्या स्थिति है, तो आपके कुछ बुराई नहीं है याद करने में, आप उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। यानी कि इस पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी आपको और उद्योग भी पढ़ने हैं क्योंकि प्रश्न कहीं से पूछ सकता है। यानी कि
अपन को इसका उद्देश्य यही है कि अपन को ये देखना है कि मेन संभावना कहाँ से है। बाकी एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन यहीं से पूछे गए और हो सकता है कि इस बार अगर इसी पैटर्न को अपना लिया तो अपने चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बच्चों की तुलना में पास होने के। तो इसी तरह आप देखोगे नदियों से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए। देखो आपके इसमें देखा गया कि नदी का उद्गम स्थान सुमेलित कीजिए। विभिन्न नदियों का उद्गम स्थान कहाँ कहाँ पर है, नदियों की सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ पर है, कौन सी नदी अंतर्प्रवाही नदी नहीं है। यानी कि आपको इस 2016 के फर्स्ट पेपर में आपके नहीं है ये क्वेश्चन बार बार में पूछा गया, क्योंकि अभ्यर्थी हड़बड़ी में एग्जाम देता है, सोचता है टाइम होने वाला है तो नहीं पर ध्यान नहीं देता, इस कारण उसके अधिकांश क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो इसको आपको जरूर देखना है। इसी तरह आपको देखना है कि कौन कौन से, यानी कि उद्गम स्थान सहायक नदी कौन कौन सी है। इसी तरह आप देखिए कि कौन सी झील किस जिले में सुमेलित कीजिए, यानी कि आपके जितने नदियों और झीलों के क्वेश्चन पूछे गए वो सुमेलित हुआ लेते। जैसे सोम किसकी सहायक नदी है, यानी कि आपको सहायक नदियाँ उद्गम स्थान आपको अच्छे से याद करने हैं, ये आपको देखना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए नदी सहायक नदी, यानी कि आपकी सहायक नदी, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में आपके सहायक नदी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, यानी कि इस तरह से आपको याद करना है। इसी तरह कौन सी नदी रुंडित सरिता या अंतर्राष्ट्रीय वाली, तो आपकी नदियों वाला क्वेश्चन तो आ ही रहा है। इसी तरह अगर आप मरुस्थल को देखें तो मरुस्थल से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या सीमा रेखा से पूछे जा रहे हैं। सीमा रेखा से देखो कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो किन जिलों में सीमा रेखा गुजरात से लगती है। इसी तरह आप देखिए कि इसमें भी बहुत सी दिया हुआ है कि ये आप बता दूं किस जिले की सीमा एमपी से है, पाक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। इसी तरह किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं है, यानी कि आपके वही क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अंत समय में हो सकता है कि यहाँ से वापस क्वेश्चन उठा ले, या फिर हो सकता है कि यहाँ से जहाँ से एक बार भी प्रश्न ही पूछा गया वहाँ से प्रश्न उठा ले, लेकिन अपनी तो क्या जाता है, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, यानी कि अपने पढ़ाई करते हुए बहुत समय हो गया, तो थोड़ा बहुत ध्यान इन पर दे ले तो इससे अच्छा हुआ। क्योंकि हम सीरीज चला रहे हैं, यानी कि जो पूर्व वर्षों में जितने प्रश्न आए लगभग हमारे 6 वीडियो हो चुके हैं, लगभग उनमें सभी का डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद में इन्हीं पर आधारित मॉडल पेपर आपके समक्ष लाएंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाए। इसी तरह आप देख सकते हैं सीमेंट में मैंने बता दिया, आपके उद्योग में अभी तक सीमेंट ही पूछा गया है और उद्योग नहीं पूछा गया, और हो सकता है इस बार भी पूछ ले। अब बहुत से अभ्यर्थी खनिजों के बारे में पढ़ते हैं, खनिज आपके टॉपिक नहीं है, अब बहुत से टेस्ट सीरीज में खनिज वाले क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको खनिज तो कहीं पूछा ही नहीं जाता, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। इसी तरह जनसंख्या वितरण में केवल आपको साक्षरता लिंगानुपात पर ध्यान देना है और वर्दी पर ध्यान देना है कि साक्षरता क्या है, लिंगानुपात क्या है, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और प्रमुख पर्यटन केंद्र जो राजस्थान में, उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इस तरह से आपको बीएड वाला पूछ लिया, 2-3 बार आपके बीएड वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि इन चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। मैं प्रत्येक विषय की इस तरह से बनाऊंगा और एक वीडियो इस तरह बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में इन्हीं पर आधारित आपके पूरे प्रश्न कराऊंगा। जिस तरह से मैंने सीरीज चला रखी है, जिसमें आपको आसान भाषा में सभी प्रश्नों को समझा रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ रणनीति बननी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही कुछ नहीं होता। बहुत से बच्चे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन घंटों में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका जो उत्पादकता है पढ़ने की वो कितनी सफल हो रही है, यानी कि जो आपने 2 घंटे में पढ़ा वो 2 घंटे का कितना अच्छा पढ़ा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, न कि 12 घंटे में आपने क्या क्या पढ़ा। तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। तो इसके लिए आप जो आज का वीडियो इतना ही, इनके बारे में अगले वीडियो में समझाऊंगा, जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें ही इनको पूरा करूंगा। इसका समझाने का उद्देश्य यही था कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते रहें और जो टॉपिक है उन पर जरूर ध्यान दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।